जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका पर स्वागत करता हूं। हमने रेलवे के एग्जाम को देखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का प्रैक्टिस सेट चालू किया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का है और यह है वॉल्यूम 1, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और आज का जो सेट नंबर है वो है सेट नंबर 7। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न ये है न्यूमेरिकल के साथ कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का एफ फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 3.5 एफ की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब का रेखिक आवर्धन और व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर जो होता है वो होता है -v/u। तो u का मान तो दिया है कि 3.5 f। अब v का मान निकालने के लिए आपको ये अवतल दर्पण दिया है, यहाँ से फोकस दूरी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? नकारात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या आता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f का मान दिया फोकस दूरी, जो कि अवतल दर्पण है, तो इसका क्या होगा? नेगेटिव। तो 1/-f बराबर 1/v निकालना, तो v दिया नहीं है तो v हो जाएगा, प्लस 1/u का मान कितना दिया है? u का मान दिया है 3.5f। और ये क्या, दूरी हमेशा नेगेटिव में होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3.5f। 3.5f। अब जब इसको हल करेंगे हम तो ये जो मान आपका आएगा वो कितना आएगा? वो जो मान आएगा 1/v बराबर आएगा आपका 1/3.5f, क्योंकि इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये 1/f माइनस में। इसको जब हल करेंगे यहाँ से जो v का मान आएगा वो आएगा -7/5। आप लोग हल करिएगा क्योंकि इसमें हल करना पॉसिबल नहीं है। v का मान आ गया -7/5। अब निकालेंगे हम लोग आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या पढ़े थे? -v/u। तो v का मान कितना है? ये माइनस पहले से, और v का मान है -7/5 बाय u का मान कितना दिया है? 3.5। इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार 7 बार हो जाएगा और 5 जाएगा 2 बार में। ऊपर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ये। अब जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 7/5 और नीचे वाला पलट जाएगा। पलटने के बाद क्या आएगा? ये आएगा आपका 2/7। 7 कट जाएगा तो बचेगा क्या से? 2/5। तो आपका जो आवर्धन आ गया वो कितना आ गया? 2/5। तो किस ऑप्शन में 2/5 है? यहाँ देखिए बी ऑप्शन में। अब निकालना हमको व्यास। व्यास क्या होता है कि आवर्धन गुना ये जो व्यास दिया है इससे गुना कर देंगे। आवर्धन निकला कितना निकला? 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10। जब इसको कटाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। 2 × 2 4। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन को एक स्टील पात्र में भरकर विस्फोट किया गया। इस अभिक्रिया में बनने वाली पानी की मात्रा क्या होगी? 3 मोल, 4 मोल, 1 मोल या 2 मोल? देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ से निकाला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। लेकिन हाइड्रोजन का फार्मूला होता है क्या? H2 प्लस बनता है जल ऑक्सीजन O2। रिएक्शन करने के बाद बनता है जल H2O। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 यहाँ 2 है तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार दिया 10 ग्राम और ये इसका कितना निकलेगा? 1 तो 2, यहाँ से मोल निकल जाएगा। इससे कितना मोल निकलेगा? ये निकलेगा 5 मोल। 5 मोल। और यहाँ से जो ऑक्सीजन का निकलेगा, ऑक्सीजन का निकलेगा आपका, क्योंकि इसके परमाणु भार कितना होगा? परमाणु भार दिया आपका 64 ग्राम और इसका परमाणु भार होता है 16। तो भागा देंगे तो यहाँ से 4 मोल निकलेगा, क्योंकि परमाणु भार में जो आपका ये दिया है भार, उसमें परमाणु भार से भाग देने के बाद मोल निकलता है। इसका 5 मोल निकला और इसका 2 मोल निकलेगा। इसका निकलेगा कितना? 2 मोल। 2 मोल। उसके बाद हमको निकालना क्या है कि कितना मोल निकलेगा जल का। यहाँ से करेंगे हम मल्टीप्लाई क्या? 1 × 10 × 2/5। 5 से कटाएंगे 2 बार में, 2 2 जा 4 मोल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। अगर इसका और डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो पीडीएफ दिया हुआ है,
उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर पूरा चीज लिखना पॉसिबल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि 0.2 ओम, 0.4 ओम, 0.6 ओम और 0.8 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में एक 20 वोल्ट वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित है, तो विद्युत परिपथ में निवल शक्ति शक्ति क्या होगा? शक्ति आप लोग जान रहे हैं, तो P बराबर क्या आता है? वी आई। P बराबर क्या आता है? वी आई। अब आपको इस सबको जोड़ना, श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ने के बाद कितना निकलेगा? जोड़ने के बाद निकलेगा आपका 20 ओम, सॉरी 2 ओम निकलेगा। सबको जोड़ने के बाद कितना निकलेगा? 2 ओम, 2 ओम निकलेगा। अब भी अब आप लोग जानते हैं क्या है, क्योंकि आपका वोल्टेज मान भी दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? P बराबर क्या होता है? ओम का नियम से क्या होता है? V बराबर आई आर। यहाँ से निकाल सकते हैं, तो V बराबर आई आर। V का मान दिया 20 वोल्ट बाय I का मान निकालने के लिए R का मान 2 ओम है, 2 ओम से भागा दे देंगे तो यहाँ से निकलेगा 10 एम्पियर। I का मान कितना निकल गया? 10 एम्पियर। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप लोग, हम पढ़े हम लोग P बराबर वी आई, तो V का मान दिया 20 वोल्ट और I का मान कितना निकला? I का मान भी 20 निकला। 20 इंटू 20 करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 वाट, क्योंकि शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? वाट होता है। इस प्रकार जो इसका राइट आंसर होगा, सॉरी यहाँ से मान निकला 10 ना, I का मान 10 निकला, तो ये हो जाएगा 200 वाट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति किस प्रकार की होगी? टेढ़ी मेढ़ी, रेखिक, परवलयाकार या चार घातांकी? इसका होगा रेखिक। देखिए ये ग्राफ खींचेंगे, ये होगा वोल्ट का, ये धारा का, यहाँ से जो ये रेखा निकलेगा ये रेखिक निकलेगा, ना कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं निकलेगा, ये सीधा निकलेगा, ये में निकलेगा रेखिक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ से देख सकते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है कि फोकस दूरी एफ वाला एक अवतल दर्पण ध्रुव यू से यू दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु का ध्रुव से भी दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित होता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी, दर्पण सूत्र यहाँ लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या आता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन यहाँ फोकस दूरी अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, और वस्तु दूरी तो हमेशा ऋणात्मक में होता है। और यहाँ से बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ से यह क्या होगा? भी क्या होगा? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, और ये तीनों का तीनों क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगला स्टेप हल करते हैं। अगला स्टेप हल करेंगे तो 1/f बराबर आ जाएगा, नीचे में एलसीएम ले लेंगे, u भी, ऊपर में क्या आ जाएगा आपका? u प्लस में v। यहाँ से f का मान जो निकलेगा वो u भी पलट जाता है, और u प्लस v। ये किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न क्या है कि समांतर परिपथ के संबंध में, समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर डी, कि समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा क्या होता है? कम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? वो कर सकते हैं हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ये आपका अंगूठा है, ये आपका क्या हो गया? तर्जनी, और ये मध्यमा। तो ये जो दर्शाता है, अंगूठा जो दर्शाएगा वो दर्शाएगा आपका चालक की गति को, ये चालक की गति को, और ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। और जो ये मध्यमा है, मध्यमा किसको दर्शाता है? तो मध्यमा आपका जो दर्शाएगा, मध्यमा दर्शाएगा धारा की दिशा को, ये धारा की दिशा को, ये धारा की दिशा को, ये अंगूठा का दर्शाएगा गति को, और ये मध्यमा धारा की दिशा को, और ये जो आपका तर्जनी है, तर्जनी किसको दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम क्यों गिर जाते हैं? जब केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो क्यों गिर जाते हैं? क्यों गिरते हैं? क्योंकि घर्षण बल क्या होता है? कम। हम केले केले के छिलका चिकना होता है, इस पर घर्षण बल बहुत कम होता है,
इसलिए हम खड़े होने के लिए आवश्यक पकड़ नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका किसका है, ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फ्री में अपलोड किया जाता है। वहां से जाकर के आप इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ सेट लगा भी सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया था, वो बनाया गया था उज्ज्वला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, वो किया गया अरविंद पनगड़िया को। किसको नियुक्त किया गया है, अरविंद पनगड़िया को। और वित्त आयोग का जो गठन करते हैं राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि आर्टिकल 280 के 1 के तहत गठन किया जाता है। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अगर पूछेगा तो वो होगा एन.के. सिंह। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। किसके हैं, तो ये है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, और 16वें हैं अरविंद पनगड़िया। और पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो वह है क्षितिज चंद्र नियोगी है। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षेपित प्रवस्था होती है, वो होती है जेल का, इमल्सन का, फोम का या सॉल का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सॉल का। अगला प्रश्न क्या है कि वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इनमें शामिल अभिक्रिया किस प्रकार का चयन कीजिए, प्रकार का चयन करना है, वो होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैग्नीशियम को यानी कि Mg को ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इसे 2 से करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 मैग्नीशियम। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों क्या है संतुलित हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्योंकि ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ इसलिए यह ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण में क्या आता है, ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। अगला प्रश्न क्या है कि दी गई धातुओं को उनकी वैद्युत ऋणात्मकता के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परमाणु क्रमांक कोष्ठकों में दिए गए हैं। देखिए वैद्युत ऋणात्मकता क्या आता है कि आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, लेकिन बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। तो दायां तरफ पीरियोडिक टेबल के दाएं तरफ में क्या आता है, ऑक्सीजन होता है। क्या आता है, ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन का, उसके बाद सल्फर का, उसके बाद सेलेनियम का, उसके बाद टेल्यूरियम का। पढ़ते हैं ना कि ओम शिव शंकर से टेलीफोन पे प्रश्न पूछो, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आएंगे तो परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो है घटेगी। क्या होगी, घटेगी। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की, और सबसे कम वो होती है फ्रांसियम की। इस प्रकार इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है कि ब्यूटेनॉन किस कार्यात्मक समूह युक्त एक 4 कार्बन वाला यौगिक है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, एल्कोहल का या कार्बोक्सिलिक अम्ल का। वो होगा एल्कोहल का। किसका होगा, सॉरी कीटोन का होगा। कीटोन का ये होता है सी, सिंगल बॉन्ड इधर, और डबल बॉन्ड क्या आता है ऑक्सीजन के साथ, ये 4 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, कुछ जीवधारियों की क्रिया द्वारा घोड़ा, खरगोश आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन इनमें से किस स्थान पर होता है, आमाशय में, ग्रासनी में, अंधनाल में या छोटी आंत में। होगा ऑप्शन नंबर सी, अंधनाल में। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णता पारगम्य झिल्ली के आर पर गति का वर्णन करता है, वो करता है परासरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल का है कि 10 किलोग्राम पिंड पर 100 न्यूटन का बल कार्य करता है। यह एक घर्षण वाली क्षैतिज मेज पर रखा है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो पिंड का त्वरण क्या होगा, पिंड का जो त्वरण ए बराबर होता है वो होता है F माइनस एफ बाय एम। अब यहाँ से जो F है वो क्या है, उस पर जो हम लोग लगा रहे हैं 10 kg का भार, F क्या है, kg धकेल रहा है
और छोटी एफ जो घर्षण बल है, पीछे की ओर ऋणात्मक घर्षण बल क्या है, ऋणात्मक लगाता है। जिधर हम बल लगाएंगे उसके विपरीत में घर्षण बल लगता है। तो यहाँ से एफ का मान कितना दिया है, एफ का मान दिया 100 न्यूटन। इसको हल कर लेते हैं। एफ का मान दिया 100 न्यूटन। एफ जो बड़ी एफ था वो था आरोपित बल और छोटी एफ घर्षण बल था। माइनस घर्षण बल होता है यू म्यू, क्या होता है म्यू एम जी, और बाय होगा 10, क्या होगा 10। इसको जब हल करेंगे तो 100 माइनस 0.5, क्योंकि म्यू का मान 0.5 दिया है, घर्षण म्यू मतलब क्या घर्षण गुणांक 0.5 मल्टीप्लाई 10 इंटू 10, क्योंकि एम का मान भी कितना दिया 10 और जी का मान दिया 10, अब बाय हम करेंगे 10। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं अगला प्रश्न कि सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें सही कथन क्या है कि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में भी 23 गुणसूत्र होते हैं, दोनों में क्या आते हैं बराबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं, ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और सेट लगा सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। एक बार सेट लगा लीजिए, उसके बाद फिर से और दूसरी बार रिवीजन कर लीजिए, जिससे क्या होगा तैयारी और भी बेहतर होता चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, वो किया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त को नेपोलियन किसने कहा था, वो कहा था विंसेंट स्मिथ ने कहा था, विंसेंट स्मिथ। अगला प्रश्न क्या है कि मानव हृदय में फुसफुसिया शिरा किससे जुड़ी होती है, बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं नीले से और दाएं नीले से। ये किससे जुड़ी हुई होती है, ये होती है बाएं अलिंद से। और फुसफुसिया शिरा में शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, जबकि फुसफुसिया शिरा में शुद्ध रक्त होता है, बहता है। अगला प्रश्न क्या है, यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल में मोटे तार के बने हो तो क्या होगा। मान लीजिए ट्रांसफार्मर का कॉइल मोटे तार के बने हो तो क्या होगा, क्या होगा तो वो जो होगा कि ताप क्षति बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं न्यूमेरिकल का है। अगर आपका भार पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर आपका भार 30 किलोग्राम होगा। देखिए ये तो थोड़ा बड़ा है, इसको हल करना इसमें पॉसिबल हमको नहीं लगता है। अगर इसका आप डिटेल सॉल्यूशन चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया गया है डिटेल सॉल्यूशन के साथ, वहां जाकर के इसका हल देख सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज एवं एक प्रोटॉन पुंज एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में गतिमान है, तो ये क्या करेगी, तो ये क्या करेगी, ये करेगी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अफबाउ सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके कक्षकों के भरने की ठीक व्यवस्था नहीं देता है, वो होगा कि कॉपर और क्रोमियम का। ऑप्शन नंबर डी, बाकी ये तीनों का देता है जबकि कॉपर और क्रोमियम का नहीं देता है। अगला प्रश्न क्या है कि क्रोमियम परमाणु की मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। मूल अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह है आर्गन 3d5 और 4s1। ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न क्या है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्णक में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि उसका वेग क्या होता है, सभी रंग के प्रकाश से अधिक होता है, सभी रंग के प्रकाश से कम होता है, सभी रंग के प्रकाश के औसत वेग के बराबर होता है, या प्रिज्म में अत्यधिक मंद हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, कि सभी रंग के प्रकाश से अधिक होता है, क्योंकि इसका वेग जो होता है सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। अगला प्रश्न ये देख सकते हैं मैथ का है।
सॉल्यूशन आप PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ, वहां से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इसका हल देख सकते हैं और हल कर सकते हैं, सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं ये कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की बात करता है? वो करता है आर्टिकल 324, यानी कि आर्टिकल 324 चुनाव आयोग के बारे में करता है। अब चुनाव आयोग ये किस भाग में है? यह भाग 15 में। ये कितना है? भाग 15 में है। और ये चुनाव आयोग का जो गठन हुआ, चुनाव यानी कि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। अगला प्रश्न क्या है कि बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं? वो करते हैं योजनागत और गैर योजनागत। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्वांटासोम क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं? क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं थैलेक्वाइड की सतह पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सिनेप्सिस क्या संग्रहित करती है? सिनेप्सिस क्या संग्रहित करती है? तो वो करती है आपका उत्तेजक रसायन, अवरोधक रसायन, चालक रसायन या उपरोक्त सभी। ये करती है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये सब मैथ का है कि हृदय की धड़कन को कौन बढ़ाता है? वो बढ़ाता है एड्रीनेलिन हार्मोन। मान लीजिए कहीं भी अगर आपको गुस्सा आ जाएगा, तुरंत हार्ट बीट आपका बढ़ जाएगा, धड़कने लगेगा धक धक, तो वो किसके कारण होता है? वो एड्रीनल हार्मोन के कारण होता है। इसको हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि मेसोथियोलिनो मेसोथियोलियोना मुख्यतः विषाक्त से होता है। किसके विषाक्त से होता है? तो वो होता है आपका आर्सेनिक के विषाक्त से होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? विटामिन B1 की कमी से बेरी सही है। विटामिन ए की कमी से वर्धनता बिल्कुल ये भी सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी ये भी सही है। लेकिन विटामिन डी की कमी से नपुंसकता नहीं, ये गलत है। ये विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, देख सकते हैं ये भी न्यूमेरिकल का ही है। इसमें बोला गया है कि चित्र में दर्शाए गए नियमों के अनुसार PQRS एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदु PQR और S से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 और R4 है, तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या होगा? इसका जो सही संबंध होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि R1, R2 और R3 और R4 क्या होगा? सबका सब बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू का आकार अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? इसका जो कारण है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन। जिसे देखते हैं कि पानी में अगर सिक्का रखेंगे तो वो उठा हुआ प्रतीत दिखाई देगा, कोई भी पानी में चीज रखेंगे वो बड़ा प्रतीत दिखाई देगा, तो वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न क्या है, ये देख सकते हैं, ये मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, वहां से जाकर के क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देख सकते हैं मैथ रीजनिंग का प्रश्न है और इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। वो किस पर आधारित है? वो है आपका कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बहुत लंबा नाम है। अब मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? वो किया गया था 2004। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि तारपीन तेल
तारपीन के तेल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिया हुआ 1.47 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण तारपीन के तेल से कांच में गमन करती है तो तारपीन के तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्रमशः डैश होगा और किरण कांच में अभिलंब डैश झुकेगी। तो किधर झुकेगी? देखिए, तारपीन तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो निकालेंगे, अपवर्तनांक म्यू टी जी, यहाँ से जो निकालेंगे अपवर्तनांक जी अब बाय अपवर्तनांक टी निकालेंगे तो ये जी क्या हो गया आपका? जी हो गया आपका कांच का अपवर्तनांक 1.5। क्या गया? 1 पॉइंट सॉरी ये होगा तारपीन का तेल। बोलेगा कि कांच का तेल, हाँ, तो तारपीन के तेल के सापेक्ष, तो तारपीन का जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको नीचे रखेंगे और जिसके 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 सापेक्ष बोलेगा उसको नीचे। तो तारपीन के तेल के बारे में तो उसको नीचे रखेंगे। तारपीन का तेल क्या आ जाएगा? 1.47 और ये क्या आ जाएगा? 1.52। जब इसको हल करेंगे तो वो आ जाएगा आपका अपवर्तनांक 1.03। 1.03 अपवर्तनांक आ जाएगा और यह क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न प्रतिरोधकता। अब बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो सही है केवल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल ऑप्शन सी, निम्न प्रतिरोधकता। यानी तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइन के लिए आदर्श बनाते हैं? तो वो बनाते हैं निम्न प्रतिरोध। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कि सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 पीएच का मान क्या इंगित करता है? 4 से 5 जो पीएच मान इंगित करता है वो करता है दुर्बल अम्ल। क्या करता है? दुर्बल अम्ल। ये होता है पीएच, यहाँ होता है आपका क्या? 7 और यहाँ पर आता है 4, इधर होता है 0, इधर होता है आपका 11, इधर होता है 40। इसके बीच में रहेगा तो अधिक क्षारीय होगा, इसके बीच में रहेगा अधिक अम्लीय होगा, लेकिन इसके बीच में 5 तो इसी के बीच में आता है तो वो क्या जाएगा? दुर्बल अम्ल। इधर होगा प्रबल अम्ल। यहाँ 0 और 4 के बीच में अगर कोई भी पीएच मान रहेगा वो प्रबल अम्ल होगा और 4 और 7 के बीच में कोई भी पीएच मान रहेगा वो होगा दुर्बल अम्ल। और उसी उसी प्रकार 7 और 11 के बीच में कोई भी पीएच मान रहेगा तो वो होगा आपका दुर्बल क्षार और 11 से लेकर 14 के बीच में रहेगा तो होगा प्रबल क्षार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि एक यौगिक का अणुसूत्र C2H6O है तो यौगिक का नाम बताएं। यौगिक का क्या नाम है? तो है यौगिक का नाम है डाई मिथाइल ईथर और एथेनॉल, दोनों नाम है। एथेनॉल भी है और डाई मिथाइल ईथर भी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की वस्तुएं किसके बनने की वजह से काली हो जाती है? किसकी बनने की वजह से काली होता है? वो होता है एल्यूमिनियम, सल्फर, सिल्वर, सल्फर के कारण होता है Ag2S। Ag2S की वजह से क्या हो जाता है? काली हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है कि अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो वो करता है आपका मूलांकुर। जड़ का निर्माण करता है मूलांकुर करता है। क्या करता है? मूलांकुर। और फल का निर्माण क्या करेगा? फल का निर्माण करता है आपका बीजांड, फल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न क्या है ये देख सकते हैं, ये भी क्या है? साइंस का है कि पौधों में विभाज्योतक उत्तक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक अस्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विभेदन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं कि ये मैथ का प्रश्न है, पीडीएफ दिया हुआ टेलीग्राम पे, जाके वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं और सेट को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका अगला प्रश्न है ये कि क्रिकेट विश्व कप
1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? वो बनाए थे कृष्णमाचारी श्रीकांत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 10% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। वो थी 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो ये था आपका टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें ताकि इसी तरह का हम और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।